अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। एक तो जनाब कुछ बात करेंगे कि जो एक ख़त आया था सामने जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से, उसका जवाब दे दिया है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने। और ये जवाब भी कम अज़ कम उसी जवाब जैसा है जैसे कि उन्होंने इमरान खान साहब को जवाब दिया था। बेसिकली वो जवाब नहीं था, टका सा जवाब था। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के साथ भी किया है। और ख़त और जवाबुल ख़त लिखने में तो वो वैसे ही बड़े माहिर हैं, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर उसके बाद जनाब जो इलेक्शन एक्ट के हवाले से बात हो रही है, जिसमें पीटीआई का जो बल्ले का निशान है उसके हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो आज के जज्बात और तासुरात और रिमार्क्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके बाद भी बल्ला बचेगा या नहीं। फिर जनाब कुछ बात करेंगे इमरान खान साहब की हिकमत अमली इलेक्शंस को लेकर के क्या है, वकील जो फाइनल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कौन कौन से वकील फाइनल हो रहे हैं। और फिर ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से मीडिया को जिस तरीके से काबू किया गया है, उसके बाद क्या सूरत हाल बनी है मीडिया पर्सनस के लिए। उसकी कुछ मिसालें तो हम देख ही चुके हैं, कुछ मज़ीद मिसालें हम सामने आ रही हैं। बोल न्यूज़ के हवाले से कुछ बात करनी है मुझे आपसे आज। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, सबसे पहले ज़रा इस पर बात हो जाए कि जो इमरान खान साहब की हिकमत अमली है इलेक्शंस के हवाले से वो क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मेन लीडरशिप है उसको तो अंदर बंद कर दिया गया है, और अगर कोई बाहर है भी तो उसको लड़ने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही कोई टिकट होल्डर सामने आता है फौरी तौर पर उसको पकड़ लिया जाता है, या उसको दबाव में लाकर पार्टी छुड़वा ली जाती है, या फिर वो बिल्कुल बेचारा मुकदमात में फंस कर रह जाता है। तो ये तो एक हमें बड़ी वाज़े किस्म की स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है स्टेट की, पीटीआई के और पीटीआई के लीडर्स के अगेंस्ट। अब इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली बनाई है उसमें काफ़ी हद तक तो आप सुन चुके हैं कि मुख्तलिफ वकला को वो मैदान में उतारने का इरादा रखते हैं। और ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि शायद मुख्तलिफ हल्के जो कौमी असम्बली के हैं उनमें शायद 200 के करीब वकला हैं जिनको इमरान खान साहब मैदान में उतारने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिनों से ये खबरें तो बहुत आ रही थी कि लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने वाले ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ऐलान कर नहीं रहे थे। उसके बाद होता यह है कि जो आसमा शराजी साहिबा के साथ इंटरव्यू है आसिफ अली जरदारी साहब का, उसमें जब लतीफ़ खोसा से मुतालिक बात होती है तो वो कहते हैं कि लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने ये क्लैरिटी से बता दिया कि जी लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी से डिसोन कर दिया गया है। एतजाज़ हसन के बारे में उनके रिमार्क ज़रूर ये थे कि जनाब उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा के बारे में उन्होंने क्लियरली कहा कि जनाब वो अब पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो एक तरह से उन्हें गो अहेड मिल गया कि अब वो चाहें तो किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। उनका फैसला जो उनके लिए शायद मुश्किल बना हुआ था उसको आसान कर दिया आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान ने। और फिर ये हुआ भी, क्योंकि जब लतीफ़ खोसा साहब को वसीम बदामी ने अपने शो में लिया तो वहाँ पर उन्होंने जब ये सवाल सामने रखा कि जरदारी साहब तो फरमा रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो अब आपने क्या सोचा है। तो उन्होंने कहा कि चलिए उनकी मेहरबानी, अगर उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर कह दी है तो ठीक है, अब मैं भी आज़ाद हूँ कि मैं अपना फ़ैसला कर सकता हूँ, अपनी सियासी हिकमत अमली बना सकता हूँ। तो अब काफ़ी इम्कानात रोशन हैं कि पहले ही इमरान खान साहब की तरफ से पर्सनली भी पीटीआई के तो लोग उन्हें बार बार कहते ही रहते थे। इमरान खान साहब ने भी गुज़श्ता हफ्ते उन्हें पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएं, और उन्होंने कहा कि वो इस पर सोचेंगे। और फिर मीनवाइल ये सारी अब डेवलपमेंट भी हो गई है, तो जो एक थोड़ी बहुत उनकी कोई झिझक थी, रुकावट थी, हिचकिचाहट थी, वो खुद ब खुद अब तकरीबन दूर हो चुकी है। तो अब लतीफ़ खोसा साहब बहुत जल्द, गालिब इम्कान ये है कि थर्सडे को मे बी वेडनेसडे को ही कर दें, हो सकता है थर्सडे को वो बाकायदा एक अनाउंसमेंट के साथ पीटीआई का बाकायदा हिस्सा बन जाएं। तो लतीफ़ खोसा साहब जो कि साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, इसके अलावा बड़े मायानाज चोटी के वकील भी हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, बड़े ही सीनियर सियासतदान हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं। तो इतने सारे तजर्बे के साथ वो पीटीआई का अगर हिस्सा बनते हैं तो यकीनी तौर पर इस मुश्किल वक्त में जिससे इस वक्त पीटीआई गुजर रही है, तो उनको काफ़ी एक सपोर्ट मिलेगी, एक हौसला मिलेगा, और उसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अब लतीफ़ खोसा साहब आ तो रहे हैं। अब इसके बाद ये भी खबर आ रही है, सिद्दीक जान साहब की ये खबर है बेसिकली, कि सिद्दीक जान साहब बताते हैं कि लतीफ़ खोसा साहब गालिब इम्कान है कि नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा है कि आप ना सिर्फ ये कि पीटीआई ज्वाइन करें, बल्कि
इस इलेक्शन में हिस्सा भी लें पीटीआई के टिकट से और मियां नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इंतखाब लड़ें। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा अगर होता है, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब भी एक बड़ा नाम है और फिर उनकी एक पूरी अगर आप लाइफ हिस्ट्री देखें तो पीएमएलएन के अगेंस्ट एक राइवलरी में उनकी गुजरी है, जब वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे तब भी, और अगर अब वो हिस्सा नहीं भी रहे तो वो कम अज़ कम शरीफ फैमिली के साथ वो कभी भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर लतीफ़ खोसा साहब उनके मद्दे मुकाबले उतरते हैं। वैसे तो आइडियल सिचुएशन ये थी कि खुद इमरान खान साहब उतरें, और अगर इमरान खान साहब की ये जो रुकावट है इलेक्शन लड़ने की, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि दूर नहीं होगी, लेकिन अगर दूर हो जाती है तो फिर खान साहब का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल खुद उतरेंगे। सिर्फ नवाज शरीफ के ही नहीं बल्कि जरदारी, मौलाना फजल रहमान, जितने भी बड़े मुख्तलिफ सियासी जमातों के नाम, इन सब के साथ इमरान खान साहब अकेले ही लड़ने का इरादा रखते हैं। लेकिन अगर उनकी नाअहली बरकरार रहती है और वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते इनके अगेंस्ट, तो फिर भी जाहिर है कोई ना कोई मैदान में उतरेगा। तो लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से कवी इम्कान है कि उन्हें नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट मैदान में उतारा जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पूरी हमें इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस बारे में क्लैरिटी से आज और कल बात की। उनसे मुख्तलिफ सवालात हो रहे थे तो उन्होंने उसके जवाब में ये बताया कि वो अगरचे एक बहुत कभी भी सियासी शख्सियत नहीं रहे और ना उन्होंने कभी बहुत इंतखाबी सियासत की है और ना वो आगे भी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो इस वक्त पूरा एक फोकस है वो सिर्फ इस बात पर है कि जो पीटीआई के लिए एक हालात तंग हैं, जो एक खौफ का माहौल है, उसको तोड़ा जाए और वो पीटीआई की एक कैंपेन लीड कर सके, लोगों को बाहर निकालने में, उनका हौसला बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सके इमरान खान साहब की एब्सेंस में। और जब एक टॉप लीडरशिप जो पीटीआई की बाकी भी है सियासी लीडरशिप वो जेलों में है या गायब है, तो उस सूरत में जो एक स्पेस है, अगर वो उनके काम करने से थोड़ी बहुत कवर होती है तो वो समझते हैं कि यही उनका टास्क है और इसी में वो खुश भी हैं। वो खुद भी कहते हैं कि वो कोई बहुत ज़्यादा टिकट की सियासत या वज़ीर बनने के लिए सियासत या पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए सियासत को तरजीह नहीं देते, ना उनकी कभी ख्वाहिश रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब उनको कहेंगे तो एक अलग बात है। और अब खबर ये आ रही है, जेल ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब से ये कहा है, अगरचे शेर अफजल मरवत साहब ने उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि इंतखाबी मुहिम चलाएं, मुख्तलिफ जगहों पर जलसे जुलूस करें, लेकिन बाकायदा खुद टिकट लेके उम्मीदवार ना बने। लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें इस बात के लिए कन्विंस किया है कि वो खुद भी इलेक्शन लड़ें और पार्लियामेंट का हिस्सा भी बने। तो अब ये एक चीज़ उनके लिए डिसाइड तो हो चुकी है, वो किस हल्के से लड़ेंगे ये एक इंटरेस्टिंग बात है। वैसे तो वो खुद भी इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि वो भी नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। तो बहरहाल जनाब देखते हैं शेर अफजल मरवत साहब किस हल्के से लड़ते हैं। लेकिन अब शेर अफजल मरवत साहब ने एक और अनाउंसमेंट की है इमरान खान साहब के बिहाफ पर बाहर आके, और वो ये कि अब वो पंजाब आ रहे हैं। और बार बार वो इस बात का पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन नहीं होंगे बल्कि पंजाब में भी वो आएंगे। तो अब 17 दिसंबर की उन्होंने डेट अनाउंस की है कि पंजाब में वो कदम रखने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वो वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे और इसी तरह से कोयटा का भी शेड्यूल तय कर लिया गया है। तो अब वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर जो बाकी सूबे हैं उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं और अब कोशिश ये है कि बाकी जगहों पर भी पीटीआई को मुतहरिक किया जा सके और खौफ का माहौल तोड़ा जा सके। कोई इंतखाबी रैलीज के हवाले से, जलसे, कन्वेंशंस, इस तरफ जो है लोगों को लाया जा सके। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है पंजाब के महाज को संभालने वाले हैं जनाब, तो लेट्स सी कि उनको यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिलता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चूंकि एक माहौल केपी में शुरू हुआ है तो उसका असर हमें पंजाब में भी नजर आएगा और उन्हें एक बेहतर रिस्पांस देखने को मिलेगा। देखना ये होगा कि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस है, जो अदालतें हैं, वो किस हद तक फैसिलिटेट करती हैं पीटीआई को। क्योंकि केपी में हम देख रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट भी ऑर्डर्स पास कर रही थी जो पीटीआई की मुख्तलिफ दरख्वास्तों के हवाले से उनके हक में आ रहे थे, और फिर केपी पुलिस भी किसी ना किसी हद तक जाहिर है कर तो रही थी पीछा भी, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, स्टिल हो रही हैं। लेकिन ये है कि बिल्कुल वो वाला जो काम है कि जी बिल्कुल ही चादर चार दीवारी तोड़ ताड़ सब कुछ हर चीज़ बेशर्मियों की हद पार करके करने वाला जो पंजाब पुलिस का कारनामा है, वो वाली चीज़ जो है हमें वो यहाँ पे थोड़ी कम नज़र आती है। तो देखना ये होगा कि अगर पंजाब में ये कन्वेंशंस का सिलसिला शुरू होता है तो वहाँ पर रिस्पांस कैसा होता है सिस्टम की तरफ से। तो ये तो जनाब कहानी हो गई इमरान खान साहब की, पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब ज़रा आ जाते हैं कि काजी फाजीसा साहब ने क्या जवाब दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो शिकवा किया था कि जी मीटिंग में जो मामला तय हुए थे बेंच के बनाने के हवाले से उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और फिर मुझे दिखाए बगैर मीटिंग मिनट्स भी जारी किए गए और फिर बेंच भी तश्कील
तश्कील दे दिए गए। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जवाब लिया है उन्हें और ठीक ठाक लताड़ा भी है। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो आपसे रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन आप दस्तयाब नहीं थे और आप जा चुके थे लाहौर। और उन्होंने बताया कि जी आपसे जब मैंने फ्राइडे को रब्ता किया तो पता चला कि आप लाहौर रवाना हो चुके हैं। तो साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उन्हें याद दिलाया कि देखिए जी, आपको जो तनख्वाह भी मिलती है, जो हमारा काम भी है, वो सिर्फ 4.5 दिन का नहीं है, बल्कि हमें 6 दिनों का काम करना होता है। तो आप बीच में ही काम छोड़कर रवाना हो गए थे। तो उन्हें थोड़ा सा एक तरह से जानबूझ के ये फिक्रा ऐड करके उन्होंने रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है। तो ये कुछ उसी से मिलता जुलता जवाब है जो हमने अभी देखा था इमरान खान साहब के भी ख़त के ऊपर उन्होंने दिया था। यानी वो कोई इस चीज़ के लिए जिसको कहते हैं ना, बॉदर ही नहीं कर रहे कि जी कोई उनको कुछ कह रहा है तो वो अपने कंडक्ट को देखें, रिव्यू करें, बल्कि वो इस हवाले से तड़ा सा चिट्टा सा जवाब दे देते हैं, टका सा जवाब दे देते हैं। तो ऐसी ही बात है। हालांकि ये वही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जो आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब को तो याद दिला रहे हैं कि आपको 4.5 दिन की तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन खुद महीनों इन्होंने चैम्बर वर्क किया है। और जब भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उन्हें किसी केस की समाअत के लिए बेंच में डालते थे तो वो कह देते थे कि जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो उन्होंने मुफ्त में कितने महीने तनख्वाह ली है, ज़रा उसका भी हिसाब कर लें अगर, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप दूसरों को उनका काम याद दिला रहे हैं, लेकिन अपना आपका मामला जो है वो इस सिलसिले में क्या था ये भी याद रखें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इलेक्शन एक्ट की तरफ। इलेक्शन एक्ट जो है ये बताता है कि जनाब आपने किस तरीके से इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उससे मुतालिक है ये सारा जनाब। और इसमें अब इंटरेस्टिंग बात ये है जो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए बताया कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से उनकी इस पर बात हो रही थी इंतखाबी निशान के मामले पर, तो उन्होंने कहा कि जनाब आपने जिस किस्म के इलेक्शन कराए हैं ये तो बिल्कुल काबिल कबूल ही नहीं है। और उन्होंने यानी यानी समाअत से पहले ही एक तरह से अपना जहन जो है वो बता दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि जी ये तो ठीक ही नहीं हुए इलेक्शन आपके, और काफ़ी डांट डपट की। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने फिर उन्हें बताया कि जनाब आप क्या बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि आपका इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी पार्टी के इलेक्शंस की जांच करें। और ये जब आप इलेक्शन एक्ट भी अगर पढ़ें तो इसकी शिक है, शिक नंबर 209। इसके मुताबिक अगर इसको मैं इंग्लिश में आपको रीड आउट कर दूं तो कि ये कहती क्या है 209, तो इसके मुताबिक अ पोलिटिकल पार्टी शेल विल 7 days from completion of inter-party elections submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party and the act to elect the office bearer at the federal, provincial and local level wherever applicable। तो बेसिकली इसके मुताबिक सिर्फ है इतना सा काम कि कोई भी पार्टी अगर अपना इंटर पार्टी इलेक्शन कराती है तो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने वाला जो ऑफिस बियरर है वो जाके उसका एक सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा देगा कि जनाब ये हमारे पार्टी के आइन के मुताबिक ये हमारे इलेक्शन हो गए हैं, ये उसका पूरा जो अहदेदार चुने गए हैं, ये उसका रिजल्ट है, ये पकड़ें। तो इतनी सी कहानी है। इलेक्शन कमीशन को ये कहीं भी नहीं कहा गया कि भाई आपने चेक भी करना है कि वो इलेक्शन ठीक भी हुए हैं या नहीं ठीक हुए। तो एक तो ये दायरा इख्तियार की बात आ जाती है कि जनाब आपका तो कोई इसमें कंसर्न ही नहीं है कि इलेक्शन कैसे हुए हैं कैसे नहीं, ये आपका मसला ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर ये कोई कंप्लेन कर भी रहा है तो वो कोई पार्टी मेंबर कर सकता है, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब बताते हैं कि जो 14-15 दरख्वास्तें आई हुई हैं वो सारी एक ही तरह की दरख्वास्तें हैं जिनमें मतन भी एक ही है और ऑलमोस्ट हैंड राइटिंग भी एक ही है। वैसे मैं ये सोच रही थी उनकी बात सुन के कि क्या ये कंप्यूटर से निकली हुई दरख्वास्तें नहीं है, क्या हैंड रिटन दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं। बड़ी हैरत की बात है अगर इस दौर में भी ऐसा होता है तो बहरहाल उन्होंने ये क्लेम किया है कि जी ये सारी एक जैसे हैंड राइटिंग के साथ दरख्वास्तें लिखी गई हैं और इससे से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह से एक प्लांटेड किस्म की दरख्वास्तें हैं। और फिर तीसरी बात ये कि ये कोई मेंबर अगर करता तो फिर भी बात थी, ये तो मतलब कोई भी अननोन बंदा मैं भी जाके कह दूं कि जो ठीक नहीं हुए तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन मेरी दरख्वास्त भी सुनने बैठ जाएगा, इतना फारेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी एक सवाल है। और फिर सारी बातों को भी अगर हम मान लें तो फिर भी ये जवाब उठता है, सवाल भी उठता है कि सिर्फ एक पार्टी के इलेक्शंस की जांच क्यों हो, बाकी सबकी जांच क्यों ना हो। तो ये सारा ही मामला बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इसके ऊपर मौजूद है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मना किया गया है कि कोई भी हतमी फैसला वो इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से ना दे। तो ये एक बड़ी ढारस और उम्मीद है इस वक्त पीटीआई के लिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने
ये फैसला करने से रोक दिया है। लेकिन दूसरी तरफ छोटी छोटी बारीक वारदातें जारी हैं, जिसमें एक और अननोन सी पार्टी है जिसका नाम शायद अवाम पार्टी है, उसने मांग लिया बल्ले का निशान। तो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई है कि जी बल्ले का निशान हमें दे दिया जाए। तो अभी आप वो कहते हैं ना कि अभी पिंड तैयार नहीं हुआ और चोर उचक्के पहले तैयार वाली सूरत हाल है कि अभी तो बैट का निशान उनसे फारिग भी नहीं हुआ, लेकिन उसको छीनने के लिए पहले ही लोग जो हैं वो तैयार भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी कहानी है जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उसके ऊपर करने वाली सियासत की, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि पीटीआई का जो बैट का निशान है वो लेकर उन्हें मजीद कमज़ोर किया जाए, और इसी के बहाने जो उनके उम्मीदवार हैं उनको भी कमज़ोर किया जाए। मुझे शक ये है कि अभी शायद फौरी तौर पर इसके ऊपर फैसला ना किया गया तो आगे चल के मजीद भी इस पर नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर आगे चलकर किसी वक्त जब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी जमा हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद अगर कोई ऐसी हरकत की जाती है तो फिर इस सूरत में ये भी खदशा पैदा हो जाएगा कि जो तमाम ये लोग एक ही निशान से लड़ने वाले थे वो तो फिर बेचारे आज़ाद हैसियत से लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये भी एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि उस सूरत में होगा ये कि जो पार्टी के नए चेयरमैन नामजद यानी मुंतखब हुए हैं बैरिस्टर गौहर साहब, फिर अगर ये इलेक्शन ही कलअदम करार दिया जाता है तो इसका मतलब होगा कि वो भी चेयरमैन नहीं रहेंगे। तो उनके साइन से जो टिकट मिले होंगे उम्मीदवारों को वो सारे ही गैर आइनी हो जाएंगे, इस सूरत हाल में गैर कानूनी हो जाएंगे। तो फिर होगा ये कि वो तमाम उम्मीदवार जो कि पीटीआई के उम्मीदवार होंगे वो सारे मजबूर होंगे कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें। तो इस तरह पीटीआई टोटली बाहर हो जाएगी इलेक्शन से, एक तरह से एक जमात की हैसियत से। आपको समझ आ रही होगी आई होप मेरी बात। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर इस लम्हे पे कोई फैसला होता है कि जी आप को बैट नहीं दे रहे लेकिन हम आपको ये फ़लाँ निशान दे रहे हैं, तो शायद फिर भी वो उस निशान के लिए कोई कैंपेन कर लें। लेकिन अगर आगे चलकर जब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाते हैं उसके बाद अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी मेरी नाक़िस राय में। बहरहाल जी देखते हैं इसके ऊपर होता क्या। लास्टली मैं सिर्फ बोल न्यूज़ के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। आज बोल न्यूज़ के जो मुख्तलिफ कॉलीग्स हैं उनकी मैं 2-3 दिनों से ट्वीट्स देख रही हूँ जो इस बात का शिकवा कर रहे थे कि नई मैनेजमेंट आने के बाद उनको सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही। फिर ये भी कुछ ख़वातीन एंकर्स ने आकर बताया सोशल मीडिया पर कि उन्हें हरास किया जा रहा है मुबैना तौर पर। तो ये बड़ी तशवीशनाक खबरें थीं कि किसी मीडिया चैनल्स पर इस तरीके से इस तरह के वाक़यात हों कि जिनको आकर वो बेचारे इस तरह रिपोर्ट करने पे मजबूर हो जाएं। लेकिन आज एक और जो इनकी एंकर हैं सुमैया रिजवान साहिबा, जो 7 साल से बोल न्यूज़ से वाबस्ता है, उन्होंने अपने कुछ वीडियो मैसेजेस दिए हैं जिसमें उन्होंने सारी कहानी भी बताई है कि किस तरीके से शुएब शेख साहब के होते हुए तो मामला ठीक थे, लेकिन फिर उनको सज़ा दी गई कि उन्होंने पीटीआई या इमरान खान के हक़ में या गैर आइनी और गैर कानूनी चीज़ों को चैलेंज क्यों किया, इमरान खान के हक़ में बात क्यों की और रियासत की पॉलिसी के मुताबिक क्यों अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की। तो इस पादाश में ना सिर्फ ये कि उन्हें गिरफ्तार किया गया बल्कि ज़बरदस्ती उनसे चैनल को भी छीन लिया गया, उनसे ज़बरदस्ती उनका चैनल फ़रोख्त करवा दिया गया। और अब जो नई मैनेजमेंट आई है ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किसके बंदे हैं, किसके एजेंडे पर हैं, कुछ अता पता नहीं है। और जब से ये लोग आए हैं ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल से कोई लोग हैं कि जो ना तो सैलरियाँ टाइम पे दे रहे हैं और फिर ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है और बहुत सारे वर्कर्स को बात बेबात निकाला जा रहा है नौकरियों से। तो बोल न्यूज़ के मुलाजमीन जो इससे पहले भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस देख चुके हैं जब वो जाली डिग्रियों वाला मामला सामने आया था, शुएब शेख साहब का स्कैंडल, तो उसके बाद एक दफ़ा फिर से उन्हें बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल का सामना है। तो यहाँ पर हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि खदीजा शाह एक वक्त में बेचारी यहाँ पर भी थी 9 मई के मुकदमात में, और कोयटा में भी जो FIR लॉन्च हुई है वहाँ पर भी वो मौजूद थी। यानी एक खातून एक वक्त में लाहौर में भी थी और कोयटा में भी थी। इस किस्म की बोगस और मज़ाक़ा खेज़ FIRs बन रही हैं और मीडिया चैनल्स को इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है कि जो कोई भी मीडिया चैनल बात नहीं मान रहा उसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर डाले जा रहे हैं। तो जहाँ पर ये सूरत हाल है आज़ादी इज़हार राय की, जहाँ पर ये सूरत हाल है आइन और कानून की, जहाँ पर ये वक़्त है अदालतों के फ़ैसलों की, वहाँ पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो या तो अपने साथी जजेस के साथ स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं और या वो फिर जो बरस पहले लोग जा चुके हैं दुनिया से उनको इंसाफ देने में लगे हुए हैं। तो ये हमारे काज़ी उल क़ज़ा की इस वक्त सूरत हाल है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।